नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए व्योम के सीरीज की कहानी साही के कांटे का पंचम अध्याय। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। देवाशीष जाकर दीपा के सामने खड़ा हो गया। अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसने दीपा को आमंत्रित करते हुए कहा, आओ। दीपा ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डर से कांप रही थी। देवाशीष ने उसे नवविवाहिता दुल्हन के स्वाभाविक संकोच के रूप में लिया। वह दीपा की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आधी रात हो चुकी, तुम यहाँ इस तरह कब तक बैठे रहोगी? चलो अब सोने का समय हो गया। दीपा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसका गला डर के मारे सूख गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की बात कह दी। उसने लरचते हुए आवाज में कहा, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। मजाक के साथ साथ देवाशीष ने चकित होते हुए उसके शब्दों की चुभन भी महसूस की। सुहाग रात को दुल्हन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अजीब ही लगता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अलग कमरे में सोगी तो हमारी सुहागरात का क्या होगा? दीपा सिहर गई। नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब तक देवाशीष के चेहरे की सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। वह कुछ देर तक दीपा के चेहरे को घूरता रहा, फिर सख्ती से पूछा, क्या? दीपा की सांस अटक गई। हाँफते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं किसी अन्य से प्यार करती हूँ। देवाशीष को उसके कथन का सही अर्थ अपने गले के नीचे उतारने में कुछ समय लगा। तत्पश्चात उसके मन में प्रज्वलित आनंद एवं इच्छाओं की सारी लपटें एक एक कर शांत होने लगी। पल भर के लिए उसे लगा मानो उसके कमरे में जलती सारी बत्तियां यकायक बुझ गई। उसने खड़े होकर बेरुखी से पूछा, तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? दीपा अपना सिर झुकाए बैठी रही, लेकिन उसके हृदय की सारी व्यथा उसके शब्दों में फूट पड़ी। इसके लिए मैं ही दोषी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे परिवार ने मुझे इस बंधन में जबरन बांधा है। तुम उसी आदमी के साथ शादी कर सकती थी जिससे तुम प्यार करती हो। वह दूसरी जाति का है। जाति? उसके मन में तीखी हंसी उभरी। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है? अचानक दीपा उठकर खड़ी हुई, गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं खुद को आपके घर के किसी एकांत कोने में कैद कर लूंगी और आपको कभी कष्ट नहीं होने दूंगी। यदि आप चाहे तो बेशक मुझे कभी ना देखें। कहते कहते उसका गला रूंध गया और वह रोने लगी। देवाशीष ने अपने बालों में उंगलियां फेरी। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, उसने बुझी आवाज में कहा। हमें इस मामले पर मिलकर सोचना होगा। अच्छा जाओ, सो जाओ। उसने फूलों से सजी सेज को देखा और कहा, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। दीपा एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी। उसने फौरन कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाल, कलाइयां, गला अभी भी फूलों से बने गहनों से सजे हुए थे। वह फूलों से सजी मेज पर गिर पड़ी और सुबकने लगी। उसने इतनी आसानी से बचने की उम्मीद नहीं की थी। उसी मंजिल पर एक अन्य शयन कक्ष भी था, जिसमें कभी उसके पिता सोया करते थे। नकुल ने उस कमरे की भी अच्छी तरह सफाई करके पलंग की चादरें बदल दी थी। इस पावन अवसर पर वह घर को कोई भी कोना गंदा नहीं रखना चाहता था। देवाशीष वर्षों से खाली पड़े कमरे में चला गया। देवाशीष पलंग पर बैठ गया और कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। उसके सर में तेज दर्द होने लगा। उसने बाथरूम में जाकर अपना सिर नल के नीचे रखकर पानी चला दिया। इसके बाद वह अपने गीले बालों के साथ वापस आया और अपने गीले बालों के साथ ही बिस्तर पर लेट गया। रात में तेज गति से चलती हुई रेलगाड़ी अचानक पटरी से उतर जाती है और होने वाली दुर्घटना का कोई संकेत नहीं देती। देवाशीष के जीवन में भी ऐसी ही अचानक आई एक मुसीबत का शिकार वह हो गया। हालांकि कुछ मिनट पूर्व उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन स्थिति वह सहने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे बुद्धि से काम लेते हुए इस समस्या का कोई समाधान खोजना होगा। देवाशीष एक सीधा साधा आदमी था। यदि उसकी जगह कोई अन्य व्यक्ति होता तो शायद कोई कठोर कदम उठा सकता था। तो पूरे मामले का सार यह था कि दीपा किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करती है। देवाशीष को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उसे अपना वैवाहिक कर्तव्य पूरा करने की भी कोई इच्छा नहीं थी। दीपा और उसके प्रेमी की अंतरंगता कितने दिनों की हुई थी, इन सब बातों को भी लेकर माथापच्ची करने में कोई समझदारी नहीं थी। विजय माधव सहित उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य इस अवैध प्रेम प्रसंग से परिचित था।
दूसरे आदमी के साथ उसके संबंधों की जानकारी होते हुए भी सबने मिलकर उसका जबरन विवाह किया। शायद उन्हें आशा थी कि चूंकि शादी हो चुकी है इसलिए वह अंततः अपने प्रेमी को भूल जाएगी। तो क्या नरपति को भी इस मामले की जानकारी थी? असंभव। यदि उन्हें कुछ पता होता तो वे देवाशीष के साथ छल नहीं करते। अत्यंत सज्जन व्यक्ति हैं वे। लेकिन अपरिहार्य घटना घट चुकी थी। अब क्या किया जा सकता है? क्या उसे तलाक के विषय में सोचना चाहिए? घड़ी ने 1 और उसके बाद 2 बजा दिए। इस बीच देवाशीष ने देखा कि शयन कक्ष की बत्तियां अभी भी जल रही थी। वह उन्हें बंद करने के लिए उठा। दीपा के कमरे का दरवाजा सख्ती से बंद था। जैसे ही वह उसके सामने से गुजरा उसके अंदर की आवाज़ें सुनने के लिए दरवाजा अपने कान लगा लिए, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। शायद वह सो गई थी। उसने शयन कक्ष की बत्तियां बंद की और कमरे में आकर लेट गया। घड़ी ने 3 बजा दिए। देवाशीष जुगनू की भांति अर्धविषिक्त मन में अपार अंधेरे में सोचता हुआ लेटा रहा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता था? आसमान में पांव फटने के संकेत दिखाई दिए तो वह दोबारा खड़ा हो गया। अपने दांतों में ब्रश करके नीचे गया। नकुल अभी भी सो रहा था क्योंकि काम एक दिन पहले बहुत अधिक था। देवाशीष ने चुपके से मुख्य द्वार खोला और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। वीरान बगीचे में कोई फूल नहीं था, लेकिन उसके आसपास भोर में ताजगी की सुगंध आ रही थी। उसने मुख्य द्वार और 4 दीवारी के बीच खाली पड़ी जगह में आगे पीछे कदम ताल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा था। सड़कें अभी भी वीरान पड़ी थी। कदम ताल करते हुए देवाशीष पल भर के लिए बंद दरवाजे के पास जाकर रुका। दरवाजे के ऊपर अपनी कोहिनी टिकाकर उसने सड़क पर देखा और पाया कि एक आदमी बड़े तेज कदमों से उसकी घर की ओर चला आ रहा था। जैसे ही वह निकट आया देवाशीष ने उसे पहचान लिया। वह विजय माधव था। विगत कुछ दिनों में देवाशीष और विजय अच्छे दोस्त बन गए थे। इसके साथ साथ अब वे दोनों विवाह के माध्यम से संबंधी भी बन गए थे। परंतु इस क्षण जैसे ही उसने विजय को देखा उसका खून खौलने लगा। अतः जैसे ही विजय दरवाजे पर पहुंचा देवाशीष को देखकर मुस्कुराया। उसने मुस्कान का प्रत्युत्तर मुस्कान से नहीं दिया। उसने विजय को गंभीरता से घूरते हुए पूछा, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या अभी तक तुम्हारी मर्जी का काम पूरा नहीं हुआ? विजय की हंसी गायब हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या दीपा ने कुछ कहा है? सब कुछ। कम से कम उसने मुझे धोखा देने की तो कोशिश नहीं की। विजय उसे देखकर स्तब्ध रह गया। इसके बाद वह द्वार की कुंडी हटाकर अंदर आ गया। उसने देवाशीष का हाथ थामते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम दीपा के पति हो, भाई, मेरे भी भाई जैसे। क्या तुम मेरी एक राय मानोगे? कौन सी राय? दीपा अभी बच्ची है। वह अभी अभी 18 साल की हुई है। उसके दिमाग में अभी पूरी तरह बेतुकी फैंटेसी भरी हुई है। इसके अतिरिक्त दीपा जैसी अपरिपक्व लड़की से कोई किस स्तर की बुद्धिमत्ता और परिपक्वता की अपेक्षा कर सकता है? वह जो कहती है प्लीज उस पर ध्यान मत दो। पति पत्नी के रूप में कुछ दिन रहने के बाद अपने आप अतीत से बाहर निकल आएगी। अभी है उसकी सनक भरी मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन वह जो कुछ कहती है उसके शब्दों का तो यह अर्थ कदापि नहीं निकलता। किसी औरत के शब्दों का क्या महत्व है? औरतें केवल तो नए फैशन की और आकर्षित और बड़ी बड़ी बातें बनाने की अभ्यस्त होती हैं। दीपा अभी तक स्कूल में थी और उसने ऐसी बातें अपनी सहपाठिनी से सीखी है, इसलिए बहक गई है। उसके मन में फिल्मों और थिएटर संगीत के प्रति अत्यधिक लगाव है। यह बात मैं पूरे आत्मविश्वास के कह सकता हूँ कि हमारे परिवार में कोई भी लड़की हमेशा पाप से दूर रही है। देवाशीष ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं इस मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूंगा। अंततः जो कुछ भी करूंगा मैं काफी सोच विचार के बाद। क्या परिवार के बाहर का कोई आदमी इसके बारे में कुछ जानता है? नहीं। विजय भी उससे कुछ और जोड़ने ही वाला था कि उसने नकुल को दरवाजे पर देखा। दादा, चाय तैयार है, विजय ने हल्की आवाज में कहा। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं चलता हूँ, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। वह फौरन वहां से चला गया। नकुल, प्लीज मेरी चाय ऊपर पहुंचा दो। यह काम मैं पहले ही कर चुका हूँ दादा। देवाशीष ऊपर चला गया। चाय की तश्तरी निवास कक्ष के बीच में छोटी मेज पर रखी थी। वह पिछली रात की तरह खामोशी से सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसने अपने पहले पहने हुए कपड़े के स्थान पर नई साड़ी और ब्लाउज पहन लिया। देवाशीष को देखते ही वह सहम कर खड़ी हो गई। सूरज की पहली किरण खिड़कियों से निकलकर कमरे में प्रवेश करती है, वैसे ही देवाशीष ने दीपा को अपनी तेज नजरों में कैद कर लिया और नरमी से पेश आया। दीपा के पतले स्वरूप में कौमार्य की गुणवत्ता थी, जो उसे किसी बच्चे की भांति निर्दोष सिद्ध कर रही थी, परंतु उसका चेहरा उसके मन की दृढ़ता को
प्रतिबिंब करता था और उसकी दमकती काया उसकी सुदृढ़ भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम थी। देवाशीष उसके पास गया, लेकिन उसकी आंखें चाय की तस्वीर पर टिकी थी। चाय एक बर्तन में दी गई थी, जिसके पास 2 खाली कप, गर्म दूध, चीनी के साथ साथ एक प्लेट में टोस्ट मक्खन और 4 उबले हुए अंडे रखे थे। नकुल ने उन दोनों के लिए जबरदस्त नाश्ता तैयार किया था। देवाशीष जब अकेला रहता था तो उसने उसके लिए कभी भी ऐसा नाश्ता नहीं बनाया था। देवाशीष ने दीपा की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम चाय डालोगी? दीपा के घर में भी पुरानी प्रथाएं जारी थी। चाय को कप में डालकर परिवार के हर एक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से दिया जाता था। नाश्ते या खाने का रिवाज नहीं था। दीपा थोड़ी सकुचाई। ठीक है, अच्छा मैं ही डाल लेता हूँ। उसने कप में चाय डालकर दीपा को थमाते हुए कहा, आराम से बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। दीपा एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी भयाकुल भावना के मूल में उसकी स्वाभाविक लज्जा कम थी, बल्कि वह असामान्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विवाद में पकड़ी गई थी। देवाशीष ने अपने कप से एक घूंट भरा, बोला, तुम्हारा भाई विजय माधव तड़के ही यहाँ आया था। उसकी बातों से मुझे पता चला कि तुम्हारा रहस्य तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को ज्ञात था। क्या कोई बाहरी आदमी भी इस विषय में जानता है? नहीं। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ एक विचित्र समस्या मेरे जीवन में भी आई है, मुझे इसी प्रकार हल करना होगा कि अधिक विवाद ना उत्पन्न हो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। दीपा ने फौरन अपना कप उठा लिया, लेकिन वह उसके हाथ में ही रुका रहा, होठों तक नहीं पहुंचा। देवाशीष ने शांत स्वर में दोबारा कहा, इस समस्या का एक सरल समाधान है, तलाक। दीपा का कप हिल उठा और उसकी चाय बिखरते बिखरते बची। उसने स्वयं को संयत करते हुए दबी आवाज में कहा, नहीं। क्यों नहीं? तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी पसंद के आदमी के साथ तुम्हारी शादी ना करवाकर गलत काम किया। अब तो उसे सुधारना पड़ेगा। पर मेरे दादाजी इस बदनामी को नहीं झेल पाएंगे। कुछ देर के लिए दीपा की और विचारमग्न होकर देवाशीष खामोश रहा। इसके बाद उसने बेमन से अपनी ठंडी चाय का कप उठाया और उसे वैसे ही वापस रख दिया। देवाशीष उदय माधव से मिल चुका था। वह उस वृद्ध पुरुष के शक्तिशाली व्यक्तित्व को पहचानता था। यदि उन्होंने सुन लिया कि उसकी पौत्री तलाक न्यायालय में गई थी तो संभवतः आत्महत्या न कर डाले, किंतु उसे मार अवश्य डालेंगे। यदि तलाक कोई उचित विकल्प नहीं तो तुम्हारे लिए केवल यही विकल्प है कि तुम अपने माता पिता के घर वापस चले जाओ और जैसे शादी से पहले रहती थी वैसे अब भी रहो। तब तो वे लोग फौरन मुझे यहाँ भेज देंगे, इससे तो केवल मेरी बदनामी होगी। तो फिर तीसरा विकल्प यह है कि तुम यहीं रहती रहो। तुम्हारे पास अपनी निजी जगह होगी, मैं उसमें घुसपैठ नहीं करूँगा, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है। तुम्हें सार्वजनिक रूप से एक पत्नी की भूमिका निभानी होगी। क्या तुम इस पर राजी हो? दीपा ने सिर हिलाकर संकेत दिया। देवाशीष ने उसे एक चेतावनी दी, यद्यपि मेरा सेवक भी बाहरी आदमी है, उसके सामने भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। दीपा ने सहमति से सिर हिलाया। देवाशीष गहरी सांस छोड़ते हुए खड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर यही तय रहा, लेकिन यह नाटक चलेगा कब तक? दीपा खामोश थी। इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। देवाशीष कमरे से बाहर चला गया। उसे महसूस हुआ कि औरतें अत्यंत स्वार्थी होती हैं। वे अपने हित के सामने किसी चीज को महत्व नहीं देती हैं।